बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाएं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। कल 9 और 10 मुहर्रम देखा हमने कि इंतजाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से बेहतरीन किए गए और तमाम चीज़ें खुश उसलूबी से अपने अंजाम तक पहुँची। और दुआ यह है कि आगे भी इसी तरह से हालात खुशाइंद रहे, सब अच्छा रहे और लोग जो है इसी तरह से जो है वो अपना तर्ज ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जो है वो गुजारते रहें, यही हम सब लोगों की दुआ भी है। साथ ही साथ कुछ बात कर लेते हैं शहर में होने वाली बारिश के हवाले से। शहर में मॉनसून है, बारिशों की पेशगोई की गई है और अभी भी प्रेडिक्शन यही की जा रही थी कि शहर में बारिशें होंगी। तो कुछ इंतजामात के हवाले से लोगों की शिकायत हैं वो भी आप तक पहुँच जाएंगे। मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब के मसाइल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। जुनेद रियाज हमारे साथ होंगे। जुनेद बताइए, वेदर अपडेट्स क्या हैं, बारिश के इम्कानात हैं क्या आज? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ साथ जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 86% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 76% तक जाने का इम्कान है। और आज दिन भर बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा और गुज़िश्ता जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से दर्जा हरारत में भी मामूली कमी देखेगी और हवा में हल्की सी ठंडक जो है वो भी महसूस की जा सकती है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ साथ जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल आप बता रहे थे। आज भी प्रेडिक्शन ये की जा रही है वक्फे से शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो शहर में बारिश के बाद की सूरत हाल ज़रूर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। अभी सबसे पहले बात करेंगे कुछ यौम आशूर के इंतजामात के हवाले से, क्योंकि शहर में जुलूसों का एहतमाम किया जाता है, मजालिस का एहतमाम किया जाता है, फिर मरकजी जुलूस के इंतजामात जो हैं वो भी हम देखते हैं पहले से शुरू कर दिए जाते हैं। सब चीज़ें खुश उसलूबी से सरंजाम पाई, इंतजामात कैसे थे ये हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह का बात करम। शाहिद सिप्रा साहब, आपने तमाम दिन कल कवरेज भी की मुख्तलिफ जुलूसों की भी, और फिर मरकजी जुलूस के इंतजामात बताइएगा कैसे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि जो अशरा मुहर्रमुल हराम है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, बैनुल मसालिक हम आहंगी के हवाले से देख लें तो दोनों तरह से इंतहाई एहसन तरीके से वो गुजरा है। और दूसरा इस पे मैं सिक्योरिटी जो इदारे हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बिलखसूस जो हमारी लाहौर पुलिस है, उनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह इंतजाम किया। बाकी आपने बात की कि कल जो मरकजी जुलूस था वो यौम आशूर का, आपको पता है कि 9 मुहर्रमुल हराम को शाम को आपका निसार हवेली से बरामद हुआ था, जहाँ पे सोज़ो सलाम भी पेश किया गया। उसके बाद मजालिस आज़ाद जो है उनका भी इनेकाद किया गया, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत से जो अफराद जिन्होंने शहादत नोश की और जिसकी वजह से आज दीन इस्लाम ज़िंदा है और वो कुर्बानी जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, तो उनको भी खराज अकीदत पेश किया गया। इंतज़ामात पर अब हम लोग आ जाते हैं कि इंतज़ामात क्या था कि यौम आशूर का जो मरकज़ी जुलूस है उसको कवर करना या उसके इंतजामात करना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो चाहे पुलिस हो, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। उसकी क्या वजह है कि उसकी वजह यह है कि आपके अंदरून लाहौर में ये सारा जुलूस होता है, मोची दरवाजे से लेकर भाटी गेट तक जितना रूट है उसका, वो जैली रास्ते हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उनको बंद करना, फिर मकामी लोग हैं जो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं उनका गुजरना वहाँ से अपने जो मकासद के लिए, तो ये सारी चीजें देखने के बाद जो आपको तासुर मिलता है कि एक बहुत मुश्किल चीज लगती है। लेकिन चूंकि वहाँ के लोगों को और मकामी लोगों का ताउन जो है वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ होता है, जिसकी बुनियाद पर हम कामयाबी से इस जुलूस को इख्तिताम पजीर करते हैं। जब ये जुलूस बरामद हुआ उसके बाद तकरीबन 350 से 400 के करीब जो इमाम बारगाहें छोटी बड़ी हैं उनसे गुजरता हुआ ये उनका जो मुकर्रर रूट है, जिसमें निसार हवेली के सामने से गुजरता हुआ चौट्टा मुफ्ती बाकर और उसके बाद चौक कोतवाली। जब ये जुलूस चौक कोतवाली पहुंचता है तो उस वक्त
امام علی مقام کو پرسہ دینے کے لیے وہاں پر زنجیر زنی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. چوٹا مفتی باقر میں بھی ہوتا ہے, لیکن چوک کوتوالی میں بہت سارے عزاداران حسین جو ہیں وہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر زنجیر زنی کرتے ہیں. اس کے بعد جلوس دوبارہ اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہوتا ہے اور نماز ظہرین جو ہے وہ رنگ محل چوک میں ادا کی جاتی ہے. یہ بات کرنا میں انتہائی امپورٹنٹ سمجھوں گا کہ تقریباً 10 سے 12 سال تو مجھے ہو گئے ہیں یوم عاشور کا جلوس کور کرتے ہوئے. اس سے قبل حجت الاسلام آغا حیدر موسوی جو ہیں وہ نماز ظہرین کی امامت کیا کرتے تھے, لیکن ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور گزشتہ روز ان کے فرزند جو ہیں جواد موسوی ان کی امامت میں نماز ظہرین ادا کی گئی ہے. نماز ظہرین میں مصائب اہل بیت بیان کیے گئے, بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ واقعہ کربلا اس کو بتایا گیا, مصائب بیان کیے گئے اور لوگوں نے وہاں پہ ملک اسلام کے استحکام کے حوالے سے خصوصی دعائیں بھی کی. اس کے بعد دوبارہ جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہوا, سوہا بازار سے ہوتا ہوا سید میٹھا بازار, تحصیل چوک, اس کے بعد فقیر خانہ اور فقیر خانہ کے بعد بھاٹی گیٹ اور بھاٹی گیٹ کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. دیکھیں یہ تقریباً 24 گھنٹے تک مسلسل یہ جلوس چلتا ہے. اس دوران سیکیورٹی انتظامات کرنا, سبیلیں لگانا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, آپ کی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, بلا تعطل بجلی کی فراہمی, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ انتہائی احسن طریقے سے کیے گئے ہیں. اس کی کیا وجہ تھی کہ یوم عاشور یا پھر عشرہ محرم الحرام میں مجالس بھی ہوتے ہیں, جلوس بھی ہوتے ہیں. شہر کے اگر کل کی بات کریں ہم صرف 10 محرم کی, تو شہر میں کوئی 7 سے 8 مقامات پر بہت بڑے بڑے جلوس تھے, جس میں ادارہ منہاج الحسین کا ہم نام لے لیں, لال پل کا نام لے لیں, اس کے بعد آپ کا مغل پورا ہے, پانڈو اسٹریٹ, پانڈو نکلسن روڈ, لٹن روڈ, یہ سارے آپ کے قدیمی جلوس ہیں. ان پر بھی پولیس کی جانب سے نہ صرف آپ کا اندرون لاہور بلکہ ان جلوسوں پر بھی جو انتظامات کیے گئے ہیں اس پر ہمیں آپ کے جو جتنے بھی ادارے ہیں بالخصوص قانون نافذ کرنے والے ادارے. ہم ایڈ کرنا چاہیں گے, بارش ہو گئی تھی اور بارش کے پیش نظر بھی انتظامات ہم نے دیکھا کہ بہتر کیے گئے تھے, کیونکہ جس روٹ کا ہم نے ذکر کیا وہاں پر یہ تھا کہ واسا کی جانب سے بھی پہلے سے کہا گیا تھا ان کے انتظامات کیے گئے ہیں, تو ایز سچ کہیں پہ یہ پرابلم نظر نہیں آئی ہے کہ نکاسی آب جو ہے وہ فوری طور پر ممکن نہیں ہو سکا ہے. دیکھیں یہ آپ کا 7 محرم کے بعد جو پیش گوئی کی گئی تھی اس میں یہی تھا کہ بارشیں ہوں گی, اور 9 اور 10 محرم بالخصوص, اور اس کے بعد آج کی بھی پیشن گوئی ہے اور منگل کی بھی پیشن گوئی ہے. اب دیکھیں طوفانی بارشیں ہوئیں, اس پر بھی جو انتظامات کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہے کہ واسا اتھارٹی ہو یا دیگر ہوں, لیکن کل چونکہ اندرون لاہور میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے, آپ کے مرکزی جلوس پر سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے. اس میں نکاسی آپ کے سسٹم جو ہے یہ نکاسی آپ کو بر وقت ممکن بنانا. دیکھیں اس وقت جلوس کا آدھا روٹ بڑی مشکل سے کور ہوا تھا, جب بارش سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت جلوس آپ کا جو شبیہ ذوالجناح تھا وہ آپ کے رنگ محل چوک میں موجود تھی. اس کے بعد بہت بڑا روٹ ابھی طے کرنا باقی تھا, بالکل صحیح, اور موسلادھار بارش ہوئی اور جو آدھا سے پونا گھنٹہ تک جاری رہی, جس کے بعد وہاں پہ پانی جمع بھی ہوا, لیکن نکاسی آپ کو بہتر بنایا گیا. اس کی کیا وجہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں انہوں نے پیدل ساتھ چلنا ہے, انہوں نے اس جلوس کے ساتھ چلنا ہے اور اختتام تک ساتھ آنا ہے. اس لیے واسا ہو عام طور پر یا معمول کے مطابق تو دیکھا جائے اتنا متحرک نظر نہیں آتا, ہم لوگ ان کو تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں, لیکن چونکہ کل ہمارا ایک مذہبی جو جتنے بھی ہمارے جلوس چل رہے تھے اس پر چل رہا تھا, اور اس کی بنیاد پر شاید آپ کی ٹیمیں جو ہیں یا اتھارٹی جو ہیں, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک علاقہ ہے, آپ کے پاس پورا شہر نہیں تھا, ایک علاقہ تھا جہاں پہ آپ کو متحرک ہونا تھا, وہاں پر آپ کو انتظامات کرنے تھے. شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے, لیکن تیاریاں پہلے کی جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں تیاریوں کا حصہ ہوتی ہیں. کچھ سٹی ٹریفک پولیس کے انتظامات کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ روٹ پہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے, آلٹرنیٹ وے ہوتے ہیں, تو یہ انتظامات بھی کیا ٹھیک تھے سپرا صاحب؟ دیکھیں 2 چیزیں اس میں تھیں کہ ایک تو چھٹی ہوتی ہے, لوگ کم ہی نکلتے ہیں, دوسرا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پارکنگ ملے. جن لوگوں نے جلوس میں شرکت کرنی ہے یا مجالس میں آنا ہے تو ان کو پارکنگ ملنا چاہیے. پارکنگ کے انتظامات تھے, آپ کا موچی دروازے کے پاس بہت بڑی پارکنگ تھی جہاں پر آپ کے سٹی ٹریفک پولیس کے اہلکار, ٹریفک وارڈنز موجود تھے, ایون لفٹر موجود تھا. اگر کسی جگہ پہ اگر رانگ پارکنگ ہوتی ہے یا کہیں آپ کی گاڑی جو ٹریفک روانی متاثر ہوتی ہے تو اس کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ناصر باغ چوک اور اس کے بعد موچی دروازے میں اور سکول کے اندر جو پارکنگ بنائی گئی, اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ 2-3 دن پہلے آپ ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈائیورشن بتائی جاتی ہیں,
بتایا جاتا ہے لوگوں کو، مختلف ٹی وی چینلز پر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے داتا دربار کے سامنے سے گزرنا ہے یا بالخصوص آپ کا کربلا گام شاہ کے سامنے سے، جب چونکہ وہ تو راستہ بند ہوتا ہے بھاٹی چوک اور مین داخلی راستہ ہے آپ کا، مینار پاکستان سے انٹر ہو تو آپ نے لاہور وہاں سے انٹر ہونا، اس کا متبادل دیا جاتا ہے کہ آپ بادام باغ کی طرف آ جائیں، ریلوے اسٹیشن کی طرف آ جائیں۔ دوسرا اس کا راستہ ہے کہ آپ ٹھوکر نیاز بیگ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کا انداز، اگر سگیاں سے بھی آ رہے ہیں تو آپ کے ایم او کالج کے پاس جو ہے ڈائیورشن آپ کو مل جاتی ہے، وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اوورآل تمام ادارے جو ہیں ان کی جانب سے بہتر انتظامات کیے گئے تھے، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جس بات پر خوف زدہ تھی، ایون انہوں نے وفود بھی بھیجے کہ بین المسالک ہم آہنگی جو ہے ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ یہاں لاہور سے محکمہ اوقاف کے جس میں مولانا عبدالخبیر آزاد خطیب بادشاہی مسجد، مفتی محمد رمضان سیالوی خطیب، داتا دربار اور دیگر جو علماء کرام ہیں وہ گئے، انہوں نے ملاقاتیں کی آپ کے پولیس آفیسر سے، متعلقہ جو امن کمیٹیاں تھیں ان سے، اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اگر عشرہ محرم الحرام کے دوران اگر خدا نہ خواستہ بین المسالک ہم آہنگی پر کہیں نہ کہیں حرف آتا ہے تو پھر مشکلات بن سکتی تھیں، پھر کہیں نہ کہیں ایشو آ جاتا تھا، کیونکہ چند دنوں سے کچھ ایسے شرپسند عناصر یا فرقہ واریت کی کچھ لہریں چل رہی تھیں جن سے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایشو ہو سکتا ہے، ایون سوشل میڈیا پر بھی چیزیں آ رہی تھیں۔ اس لیے میں علماء کرام کو اور بالخصوص جتنے بھی لوگ جلوسوں میں گئے، مجالس میں گئے، اور اچھا پھر یہ صرف جلوس اور مجالس ہوتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں امام حسین علیہ السلام کانفرنسز ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں امن کانفرنسز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس کو دیکھیں اہل بیت سے محبت تو سب کے ہوئے نا، تو وہ جب محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک گلدستہ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور ساری آپ کے انتظامات جو ہیں آپ کو بہتر نظر آتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ انتظامات اچھے رہے اور خوش اسلوبی سے انجام کو بھی پہنچے، لیکن اس کے باوجود ایک اور چیز جس کا ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے، جو بے تحاشا لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس سے بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ لنگر کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے، شہر میں جگہ جگہ ہم نے دیکھا سبیلیں لگائی گئیں اور لوگوں کو روک روک کے پانی پلایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں قدیمی جلوس اے بلاک سے برآمد ہوا تو بی اور سی بلاک کی کمرشل مارکیٹس میں معروف سیاسی اور سماجی رہنماؤں گوگی شاہ اور دیگر نے سبیل اور لنگر کا اہتمام کیا۔ عزاداروں کی مختلف مشروبات اور لنگر سے توازے کی گئی۔ گوگی شاہ کا کہنا تھا کہ جلوس کے شرکاء کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ مشروبات میں مختلف اقسام کے شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ محرم کا جلوس، اس کو جب جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو پیاس جو لگتی ہے وہ یہاں پہ دودھ اور شبیل پہ ہماری پہ ہی زیادہ آتے ہیں، ان کو ہم لنگر دیتے ہیں، یہ دودھ اور پانی وغیرہ پلاتے ہیں۔ سماجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جلوس کے شرکاء کی خدمت کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ سی بلاک مارکیٹ میں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑھ چڑھ کر لنگر اور مشروبات کا اہتمام کریں۔ ہم سبیل بھی لگاتے ہیں اور لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، کیوں کہ یہ ہمارے اسلام میں یہ ہے تاکہ ہم جو بھی کر سکیں اپنی وسعت کے حساب سے ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہر سال کرتے رہا کریں گے۔ یہ ہر سال ہم ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں سید کلیم الرحمان گوگی شاہ جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے یہ بڑا افسوسناک دن ہے، لیکن یہ عبادت کا دن بھی ہے، خاموش رہنے کا دن بھی ہے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن رہا۔ اس موقع پر عزاداران کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے خاص طور پر ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں۔ کیمرامین رانا ایاز کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ جی تو ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور یہ مناظر ہم نے صرف شہر میں ایک جگہ نہیں بلکہ پوری جگہ، نہ صرف جلوس کے روٹس پر بلکہ پورے شہر میں دیکھے ہیں۔ سپرا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بہت زبردست میسج بھی اس سے جاتا ہے۔ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی سبیل لگانا جو ہے اس کو واقع کربلا سے منسوخ کیا جاتا ہے نا، آپ کہ پیاسا رکھا گیا، پانی بند کیا گیا، تو اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ مختلف مقامات پر آپ کے جتنے بھی روٹ ہے یا جلوس جہاں سے گزرنا ہے، اور شہر کی کل تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اہم جو شاہراہیں تھے وہاں پر لوگوں نے سبیلیں لگا رکھی تھی، پانی بھی ٹھنڈا تھا، جوس بھی تھا، دودھ کی سبیل بھی تھی، ایون لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ تو اس سے دیکھیں کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی فرقہ واریت موجود ہے، ہم لوگ اس طرح مل کر یہ عشرہ محرم الحرام نہیں گزار سکتے، تو یہ اس کی زندہ مثالیں ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، واقعہ کربلا پر وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے کسی طریقے سے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا انداز ہے ہر بندے کا۔
اب جس بندے نے جلوس میں جانا ہے اور پھر اس کے بعد واپس آنا، اور موسم کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ کتنا حبس اور کتنی گرمی، اور اس کے دوران جلوس میں جانا اور پھر زیارت کر کے واپس آنا اور پھر شہراؤں پر آپ کو دودھ مل جانا یا پانی مل جانا، یہ دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بین المسالک جو ہم آہنگی ہے اس کی وہ ایک زندہ مثال ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف جو اہل تشیع ہیں وہ یہ کرتے ہیں، نہیں، اہل سنت کے لوگ جو ہیں ان کی جانب سے بھی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ ایون جو مساجد ہیں وہاں پر کانفرنسز کی جاتی ہیں، وہاں پر لنگر اور نیاز تقسیم کی جاتی ہے، ختم پاک جو ختم شریف کے جو ہیں ان کی محافل جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد جو ہے آپ واقعہ کربلا جو ہے دیکھیں، اہل بیت سے محبت کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہے۔ تو واقعہ کربلا کے ساتھ جب آپ اس کو لنک کرتے ہیں تو پھر وہ محبت جو ہے آپ کی دو گنا ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اور بہت اچھی چیز لگتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جب راستے میں روک کے آپ کو پانی کے لیے، سبیل کے لیے روک رہے تھے، یہ بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچوں کو یہ میسج دینا چاہیے، بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، تو یہ ایک اچھی چیز جو میں نے آبزرو کی تو میں سوچی تھی اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، واقعہ کربلا کا بھی بتانا چاہیے، ان تک میسج جو ہے وہ اصل میسج کیا تھا واقعہ کربلا کا وہ پہنچانا چاہیے، اور یہ چیز نظر بھی آئی ہے۔ دیکھیں، آپ مجالس میں دیکھ لیں، آپ جلوسوں میں دیکھ لیں، آپ کے چھوٹے بچے، آپ کے ایون نومولود بچے جو ہیں وہ لے کر آئے ہوتی ہیں فیملیز، لیکن جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے یا نیاز تقسیم ہو رہی ہے، اس پر جو لوگ ہیں اور بچے جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بتائیں، دین اسلام کی ان کو تبلیغ کریں کہ دین اسلام کا بتائیں کہ دین اسلام آج اگر ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کا فروغ جو پایا وہ کون سی قربانی ہے، وہ کون سی لازوال قربانی تھی جس کی بنیاد پر آج اسلام زندہ ہے، اور آج جو نماز ہے جو ہم ادا کرتے ہیں وہ آج وہ موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے۔ پھر بات آ جاتی ہے تو آپ نے کہا کہ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب لنگر نیاز کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور پھر بچوں کے ہاتھوں سے تقسیم کرواتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے۔ تو بجائے کہ ہم فرقہ واریت پہ جائیں یا کسی اس طرح کی چیز پر جائیں، تو بچوں کو جب ہم اس طرح کی تعلیم دیں گے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان کا مستقبل جو ہے اور مستقبل میں آنے والی یہی نسل جو ہے اسی نے آگے چلنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے مقامات بھی دیکھیں، ہم تو گزرتے رہے ہیں یہ 10 دن جہاں پر بچے آپ کی گاڑیوں کو روکتے تھے، گاڑی کو روک کر انہوں نے پانی پلانا ہے، گاڑی کو روک کر انہوں نے جوس دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آپ کو مل رہی ہیں؟ آپ کو بڑے سمجھا رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا میسج تھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ نان اور حلیم کی جو آپ کا لنگر ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے محرم میں تقسیم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے بریانی ہے، چاول ہے، یہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ لنگر اپنی جگہ پر جو سبیلوں کی تعداد ہے وہ مجھے زیادہ نظر آئی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے۔ ایون آپ کے کینال روڈ پر اتنی جگہوں پر آپ کی سبیل لگی ہوئی تھی، آپ کے جے روڈ پر نظر آ رہی تھی، شادمان چوک میں نظر آ رہی تھی، تو اس سے مجھے تو بڑے خوشی ہو رہی تھی کہ اگر لوگ اس طرح کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں اور مشروبات جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگا کر بیٹھے ہیں، اور جو عزاداران حسین ماتمداری کر کے گزر رہے ہیں، عزاداری کر کے واپس جا رہے ہیں، آپ ان کو پلا رہے ہیں، روک کر پلا رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھا لگا۔ بہت اچھا۔ اچھا، سیکیورٹی کی میں یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی۔ سیکیورٹی ہمیشہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے، میٹنگز پہلے سے شروع کر دی جاتی ہیں انتظامیہ کے ساتھ، جتنے منتظمین جلوسوں کے ہوتے ہیں، مرکزی جلوس جو شہر سے نکلتے ہیں ان کے ساتھ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، تو مجھے بتائے گا سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات بہتر تھے ہمارے؟ دیکھیں، اس کا کریڈٹ تو مجھے آپ کے کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن کو دینا چاہیے۔ دیکھیں، چند دن پہلے ان کو آپ نے تعینات ہوئے تھے، ہاں چند دن پہلے آپ نے ان کو تعینات کیا، اور پھر وہ کتنے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں آپ نکلنا اور پھر میٹنگز کرنا، پھر جلوس کے روٹ کا صبح و شام وزٹ کرنا، آپ کے ساتھ پولیس کے جو آفیسرز ہیں وہ موجود ہونا، تو یہ میرے خیال میں یہ کریڈٹ ان کو بھی ملنا چاہیے، کمانڈ ان کی ہے، لاہور کی کمانڈ ان کے پاس ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، دوسری بات آ جاتی ہے جو آپ نے سیکیورٹی کا کہا، لاہور پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے، میں نے پہلے بھی جس طرح ذکر کیا، ڈی آئی جی سی سی پی او بہت متحرک اس پہ نظر آئے، ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اس دوران جب آپ کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں جلوس میں جا رہے ہیں، مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، تو سیکیورٹی انتظامات کو مؤثر طریقے سے چلانا یا بہتر کرنا، پھر ان کو سہولت، ان کو آنے والے زائرین کو جو عزاداران ہیں ان کو تنگ نہ کرنا، ان کو سیکیورٹی کی بنیاد پر مشکل نہ ہونے دینا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بیریئرز لگا دیے، آپ نے راستے بند کر دیے تو ان کو مشکل ہو رہی ہے، تو اس طرح کی ساری چیزیں تھیں۔ آپ کے اندرون لاہور میں سیکیورٹی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہر گھر کے سامنے سے 2 گلیاں گزر رہی ہیں، ذیلی راستے ہیں، ہر گھر کو 3 راستے نکلتے ہیں،
रंग महल चौक में चले जाएं, आप चौक कोतवाली में चले जाएं, तो मल्टीपल रास्ते जो हैं आपको आ रहे होते हैं। इस पर पुलिस की जानिब से सिक्योर कर लेना और पुलिस एहलकार तैनात करके उनको ऐसे तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम को करना, ये क्रेडिट जरूर आपके CCPO साहब को भी जाता है, DIG ऑपरेशन हैं, SSP ऑपरेशन, ये जितने भी लोग हैं। और इवन मैं तो कहूंगा क्योंकि रूट पे आपको ज्यादातर जो है इंस्पेक्टर्स लेवल के लोग नजर आ रहे होते हैं, जो मुतल्लिका SHOs होते हैं, तो क्रेडिट ज्यादा उनको भी जाता है। और फिर जो पुलिस एहलकार जिसको आपने एक बैरियर पर खड़ा कर दिया है और उसने 12 घंटे वहां या 15 घंटे वहां खड़े होकर ड्यूटी का फर्ज अंजाम देने मौसम के शिद्दत के बावजूद बहुत, बिल्कुल आपने सही कहा, फ्रंट लाइन, फिर आपको सिक्योरिटी खदशात भी, और पहले नाके पे खड़े होकर या दूसरे नाके पे खड़े होकर आपने लोगों की चेकिंग भी करनी है, बिल्कुल तलाशी भी लेनी है। 4 लेयर्स आपकी सिक्योरिटी है। देखें, पहली 2 लेयर्स पुलिस के पास, बिल्कुल, उसके बाद आपकी जो 2 लेयर्स हैं वो आपके हैदरिया स्काउट्स के पास है, बिल्कुल ऐसे ही है। 4 लेयर्स जब आपने सिक्योरिटी करनी है तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं तो दूंगा उस पुलिस एहलकार को दूंगा जो बैरियर्स पे खड़ा है, जो चेकिंग करता रहा है, जो जामा तलाशी के बाद लोगों को अंदर आने की इजाजत। बिलाशुबा ये लोग भी खराजत तहसीन के मुस्तहिक हैं और इनकी ये काविशें जो हैं इनको जरूर सराहना चाहिए। जब इतने जबरदस्त इंतजामात थे तो ये चीजें, फिर हमने देखा कि ये पुलिस एहलकार मौसम की शिद्दत की ये लोग परवाह नहीं करते, फिर हमने ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को भी देखा, उनकी भी जहां जहां ड्यूटीज थी उन्होंने सरंजाम दी। और ये तमाम हमारा जो यौम आशूर का मरकजी जुलूस था, खासतौर पे हम इसकी बात करें तो इस पे इंतजामात हमें बहुत अच्छे नजर आए और जो वक्त मुकर्रर किया गया था उस पर जुलूस करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर भी हुआ। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे। शहर में बारिशों की एक बार फिर से पेशगोई की गई है। नकासियाब के इंतजामात, हमेशा कहा गया कि दावे किए गए कि मुकम्मल किए जाते हैं, तो वो बारिशों में किस हद तक सच हुए वो भी हमने आपको दिखाए हैं। अब आगे की तैयारी क्या है, बारिशों की पेशगोई की गई है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अब बात करेंगे शहर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के हवाले से। और इसके साथ साथ आज भी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। तो शहर में बारिश के बाद की सूरत हाल बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह तबाह हो जाता है, बिजली का निजाम मुअत्तल हो जाता है, यानी निजाम जिंदगी आपका मफलूज होकर रह जाता है। तो सिर्फ एक नकासियाब के प्रॉपर इंतजाम ना होने की वजह से मसाइल की एक सीरीज चल पड़ती है। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखें, आपने 2 बातें की हैं, एक किसी जगह पे तेज बारिश होगी और किसी जगह पे हल्की। जहां तो मूसलाधार बारिश होगी वो तो लोग तैयार हैं, बिल्कुल, उनकी गलियों महलों में और पानी भरने वाला है, पानी जमा होगा, उनके मामूलात जिंदगी जरूर मुतासिर होंगे। फिर जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होगी वहां आपकी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होगी, अहम शाहराएं जो है वो पानी में डूब जाएंगी। चूंकि वासा इंतजामिया की जानिब से सदाबहार उनका मौकिफ है कि 2-3 घंटे के बाद जो नकासी आप जो है वो हो जाएगा और पानी को हम निकाल देंगे। चूंकि जब बारिश हो रही होती है तो हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको नकासी आप जो है बेहतर तरीके से हो सके। बात यह है कि हम लोग हमेशा सिर्फ मीटिंग्स तक महदूद रहते हैं, हम सिर्फ इजलासों तक महदूद रहते हैं। अगर हम अमली तौर पर कोई काम करना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल में हालात ये आज आपको नजर ना आते। मुझे ये बताया, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मार्च से लेकर अब तक पता चल रहा है कि पेशन गोई की जा रही है कि बारिशें होंगी, तूफानी बारिशें होंगी। आपकी इंतजामिया जो है लॉरेंस गार्डन के सामने खुदाई करके बैठ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। बारिशों में कौन खुदाई करता है? अब वो काम ही नहीं कर पा रहे। आप प्लानिंग देखें, इनकी मंसूबा बंदी देखें कि बारिशों के सीजन में आप शहर में खुदाई करके आप एक लाइन डाल रहे हैं, तो फिर ये चीज आ जाती है ना कि आप लूप में नहीं लेते हैं इदारों को। फिर कहा जाता है जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें तमाम तर स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, अगर मौजूद होते हैं तो फिर प्लानिंग आपकी ये है क्या? देखें, ये सारी जिम्मेदारी आपके वासा की है। उन्होंने बजट भी लेना होता है, वो बजट लेकर उन्होंने आगे तामीरात कुछ करनी है, उन्होंने सीवरेज लाइन डालना है, जो भी करना आपकी एक ही इंतजामिया है उसी ने करना है, ये जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। लेकिन हमेशा वो बरियो जिम्मा इस बुनियाद पर हो जाते हैं कि मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी जमा हो गया, हमें तो उससे कोई कंसर्न नहीं है, अवाम को उससे कोई नहीं है कि बारिश देखे बारिश रहमत है ना, रहमत बरस रही है तो बरसने दें। जब नहीं होती तो हम लोग नमाज इस्तिस्का अदा कर रहे होते हैं, हम लोग अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर दुआएं मांग रहे होते हैं। माजी में हुआ भी है कई साल पहले, लेकिन इस रहमत ये इदारे बना देते हैं ना सिप्रा साहब, वही कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनकी प्लानिंग बिल्कुल सिफर है। जो इजलास किए जाते हैं वो सिर्फ उन मीटिंगों तक महदूद रहते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको कहीं नजर नहीं आती है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने कहा कि
4 महीने से मुसलसल हो रहा था, अभी भी है, देखें कल तक अभी फिर है कि आपके मंगल तक फिर आपकी तूफानी बारिशें जो हैं वो होंगी। मुझे ये बताएं कि मार्च से लेकर आपका मानसून सीजन तो आगे जुलाई में शुरू होना था, ऐसे ही है। तो आपने मार्च अप्रैल मई जून में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वही माजी में हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं, वही होता है कि बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है, 3-4 घंटे लोग जो है मुश्किल में फंसे रहते हैं, उसके बाद जाके उसका पानी निकल जाता है। लेकिन और फिर बाहर शाहराओं तक पानी रहना, लोगों की आमदोरफ्त महदूद होना, वो एक और चीज है। जो लोगों के घरों में पानी जाके सामान तबाह हुआ है ना, उस पे तो लोग, मैंने बहुत सारी ख्वातीन ऐसी देखी हैं जिनके सॉर्ट्स करते हुए वो एक्चुअली रो रही थी। देखें, आपका सामान बनाना या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, बिलखसूस आपका फर्नीचर बिल्कुल ये बनाना, ये लाखों रुपए की चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे। या फिर इनके खिलाफ क्लेम कर दें कि आपने यहाँ नकासी आपका सिस्टम ठीक नहीं किया था, जिसकी वजह से बारिश हुई, हमारे घरों में पानी आ गया, और पानी आने की वजह से हमारे जो फर्नीचर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी चीज खराब हो गई है, तो फिर मेरे ख्याल में इन पे दावा करना चाहिए और इनसे पैसे हमें लेने चाहिए। लेकिन इदारे कब तक ऐसा करते रहेंगे? इदारों को अगर बेहतर बनाना है तो फिर मेरे ख्याल में अमली काम की तरफ हमें आना होगा, अमली काम की तरफ आना होगा। और फिर मैंने जो बारिश के बाद की सूरत हाल, नकासियाब ना होने से जुड़ी चीजें जो हैं उनका मैंने जिक्र किया। शाहराहों पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि जी आपकी बिजली गायब हो जाती है और कुछ पता ही नहीं होता कि लाइट आनी कब है। इस वजह से भी लोगों को सिपरा साहब बहुत मसला हो जाता है। देखिए, 2 चीजें होती हैं कि आपके, हम लोग फिरोजपुर रोड ले लें तो बाज मकामात पर पानी जमा हो जाता है, अंडरपासेस जो हैं वहां पर पानी जमा हो जाता है। फिर अगर बारिश बरस रही है, अभी हो रही है, तो उसमें मोटरसाइकिल सवार आपके जितने भी लोग जा रहे होते हैं अंडरपासेस पे खड़े हो जाते हैं। ये सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर आपके जो ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। इवन आप माल रोड को देख लें, थोड़ी बारिश होगी, आपकी जो एक लेन है उसमें पानी जमा हो जाएगा, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली वो सिस्टम जो ट्रैफिक है स्लो होती वो इस तरह हो जाएगी कि लाइन लग जाएंगी। दूसरी बात आपने कहा कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम जो है मुतासिर होना है, थोड़ी बारिश हो, ज्यादा बारिश हो, लेस्को के सिस्टम में ट्रिप होना ही होना है। बिल्कुल। उसकी क्या वजह है कि आपका ओवरहेड सिस्टम है पूरा। बिल्कुल। आप उसको बोसीदा सिस्टम भी है, 35-40 साल पुराना सिस्टम भी हमारे लाहौर में एग्जिस्ट करता है। बाद मकामात पर अपग्रेडेशन भी की जाती है, अपग्रेड भी किया जाता है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन भी बेहतर की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी, इजाफी ट्रांसफार्मर्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो इलाके जहां पर आपके दरख्त मौजूद हैं, जहां पर सिस्टम बसीदा है, वहां पर ट्रिपिंग के वाकयात होते हैं। और जब भी बारिश हुई है 80-90-100 फीटर का ट्रिप होना मामूल है। और फिर दौरान जब बारिश हो रही होती है, मुसलसल बारिश, उस पर काम भी नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि घंटों बिजली गायब रहती है। अहम खबर नाज़रीन आपने जानी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। डिस्कस कर लेते हैं शहर में मौजूदा कोरोना की सूरत हाल, जिसमें वाज़ेह तौर पर कमी आ रही है, जो कि फाइनली खुशाइंद है। अब ये कमी तो खुशाइंद है ही, लेकिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये चीज़ें आपस में मिलती हैं जब तक ताउन नहीं आप करेंगे। अब जब लोगों का डर ख़त्म हो रहा है, तो डर इस चीज़ का है कि ये डर ख़त्म होने से एक बार फिर से कोरोना बढ़ ना जाए। मार्केटों में ज़रूर आप जाएं, अपने काम ज़रूर सर अंजाम दें, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो निज़ाम ज़िंदगी जो है बहाल रहेगा। ये 2-3 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरे, लोग परेशान भी रहे, कारोबार बंद रहे। अब सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम क्या है? स्कूल्स खुलने का। बच्चों का तालीमी सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अगर हमने हालात को बेहतर रखना है, इसी तरह से मुसलसल कमी की तरफ जाना है, तो एहतियात का दामन किसी तौर हाथ से नहीं छोड़ना। सिपरा साहब क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोरोना अभी एग्जिस्ट तो करता है, कोरोना मौजूद भी है, केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं। फिर आपने जो एक नई तर्ज का और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया है बाज़ इलाकों में। इसका क्या मतलब है कि केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें जो शहर में जो मामूलात ज़िंदगी जिस तरह बहाल हुए हैं और जो हालात नज़र आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि लोग ये समझ बैठे हैं कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस पर हमें SOPs पर अमल दरामद करना होगा। हुकूमत पंजाब, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हुकूमत जो है हमारी, या हमारे हुकूमती नुमाइंदगान है, वो हमें बारहा इनको याद करवाना पड़ेगा अवाम को, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करें, चाहे मीडिया के जरिए करें, जो भी करें, लेकिन पब्लिक उन्हीं की अल्टीमेटली बात मानेगी। बिल्कुल आपने सही ठीक है। अगर हुकूमती नुमाइंदगान ही खामोशी अख्तियार कर लेंगे और फिर एक प्रेस रिलीज पर हम लोग गुजारा करेंगे कि आपके इतने केसेस रिपोर्ट हो गए, आज बहुत अच्छी बात है कि कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अवाम को जब उस
जो हम वापसी का जो रास्ता है कि कोरोना से हमने निकलना है, उस पर अमल दरामद करने के लिए और उस चीज से निकलने के लिए हमें SOPs पर अमल दरामद करने की जरूरत है। मार्केट्स में आप जाएं, देखो मार्केट्स जब से खुली हैं, आप किसी जगह पर कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इवन हाँ, अच्छा, बाद ऐसे इलाके हैं जहां पर आपका मास्क जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, बाद ऐसे लोग भी हैं जो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर भी बाद बड़े बड़े जो आपके शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पे रखा गया है। लेकिन जो आपकी छोटी मार्केट्स हैं जहां पर दुकानें ही दुकानें हैं, जहां रश भी ज्यादा होता है, आपका बागबानपुरा है, आपका इचरा बाजार है, इसके अलावा आपका टाउनशिप का बाजार है, आपका रामगढ़ बाजार है, राजगढ़ बाजार है, ये सारे ऐसे बाजार हैं वहां पर बहुत बड़ी तादाद में दुकानें भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग आते भी हैं। बिल्कुल, इसलिए वहां पर SOPs पर अमल दरामद। अब ये सारी जिम्मेदारी, मैं आपने ठीक कहा कि हम लोग, बहुत अच्छी बात है कोरोना से निकल रहे हैं, बहुत कम केसेस आ गए, बहुत ज्यादा हमें ये चीज भी तो याद रखनी है ना कि ये वायरस कुछ ही सेकंड में स्प्रेड करता है, दूसरे तक पहुंच जाता है। अगर हम बिल्कुल ये कहेंगे कि आज हमारे पास अच्छी खबर है कि सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स में 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल सुकून से बैठ जाएं कि कोरोना मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखें, अगर कोरोना खत्म हुआ होता तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इसको अनाउंस भी करती और खुशी का इजहार भी करती, और फिर ये माइक्रो जो लेवल पर जो आपके लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, ये भी ना आपको लगाना पड़ती, इनकी जरूरत ना पड़ती। इसका क्या मतलब है कि अभी एग्जिस्ट करता है, अभी कोरोना मौजूद है, और आपने ठीक कहा कि उसका फैलाव जिस तेजी से होता है, इस पर हमें इकदाम करने की जरूरत है। इसलिए अब अगर खुदा ना खास्ता अगर अब इस वबा में दोबारा इजाफा होता है या केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो फिर हम हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे, फिर अल्टीमेटली इसके जिम्मेदार जो है आपकी आवाम होगी, आपके शहरी होंगे। देखें, हमने 2 महीने तक हर चीज को बंद रखा, आपने कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए, ताजर बरादरी उस लेवल पर चले गए कि उनके बिलों की, बिजली के बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई, किराया देना मुश्किल हो गया, उनके घरों में जो है फाके पड़ना शुरू हो गए, बेरोजगार हुए, छोटा ताजर मुश्किल में चला गया, आम जो दुकानदार था वो मुश्किल में चला गया। ये सारी चीजें हुई, लेकिन अगर हम वो मार्च अप्रैल मई को याद रख के उसके बाद हम अपने सोचें जरा और सोच में रखें कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना दोबारा आया तो हमारे क्या हालात होंगे। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर से ही शुरू करें, अपनी दुकान तक जाएं, दुकान पर अगर कोई बंदा आ रहा है आपने निशानात तो लगा रखे हैं पहले, बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोगों को रोकें, लोगों को उस पर अमल दरामद करवाएं, तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि हम जिस वक्त से गुजर चुके हैं अब दोबारा से हम उसके मुतहम्मिल नहीं है। मुकम्मल तौर पर कारोबार तबाह हुए हैं, लोग फाकों तक आ चुके थे। सिप्रा साहब, एक और अहम चीज जिसकी तरफ मैं जाना चाहूंगी, स्कूल्स खुलेंगे 15 सितंबर से या नहीं, पेरेंट्स का एक ये बड़ा सवाल है और इसको जोड़ा गया है मौजूदा सूरत हाल से हवाले से कि अगर बेहतर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बाकायदा ऐलान किया जाएगा। अब बहुत सारा वक्त लोगों का जो है, बच्चों का खास तौर पर जो है, वो मैं तो ये कहूंगी कि तबाह हो चुका है, अब आगे ये नहीं होना चाहिए। तो ये स्कूल खुलने के हवाले से क्या कहेंगे, अब इंतजार करना चाहिए हमें? देखिए, 7 सितंबर को इन्होंने फाइनल फैसला करना है आपकी गवर्नमेंट ने, और जो हालात जा रहे हैं इसमें नहीं लगता कि आप स्कूल को दोबारा खोल पाएंगे। इन हालात में क्या आप कह रहे हैं कि हम 5वीं से लेकर आपकी जो बड़ी क्लासेज हैं इनके बच्चों का ठीक है, बिल्कुल आप पढ़ा भी सकते हैं। आपने कहा कि हमारे निज़ाम तालीम जो है पहले जिस तरह का है सबके सामने है, और हमने बच्चों को और तलबा तालबात को घर बिठा दिया है। ऑनलाइन क्लासेस आप जितनी मर्जी करवा लें, ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स आप जितने मर्जी ले लें, लेकिन जो आपके स्कूल का माहौल होता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। उस पर आपको आना है। आप पूरी दुनिया में देख लें, अब आपके स्कूल्स जो हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनको खोला जा रहा है। आप 4th क्लास तक आप कह रहे हैं कि हम नहीं खोल पा रहे, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, और 5वीं से ऊपर जो आपकी क्लासेस उनके लिए कह रहे हैं कि हम 2 दिन बुलाएंगे और 1 दिन छुट्टी करेंगे, 1 दिन बुलाएंगे 1 दिन छुट्टी करेंगे, ठीक है। जहां आपकी 20 की तादाद आप 10 बच्चों को बुलाएं, SOPs पर अमल दरामद करवाएं, लेकिन बच्चों का स्कूल आना बहुत जरूरी हो चुका है। देखें, पहला साल जाया हुआ है, आपके 4-5 महीने जाया हुए हैं, आपने प्रमोट तो कर दिया। मकसद ये नहीं है कि बच्चा जो है अगली क्लास में चला जाए, वो अगली क्लास में चला जाएगा, लेकिन जब अगली क्लास का पढ़ेगा तो जब पिछला कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होगा तो अगली क्लास किस तरह पढ़ेगा, तो वो उस तरह ज़हनी तनाव का वो शिकार रहेगा। इसलिए स्कूलों का खुलना बहुत जरूरी है। देखें आप 7 सितंबर को क्या फैसला करते हैं ये गवर्नमेंट, लेकिन मौजूदा जो सिनेरियो जा रहा है, जो हालात जा रहे हैं, स्कूल मालिकान ऐसे भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हुकूमत स्कूल खोलने का फैसला दे ना दे, उन्होंने स्कूल खोल देने हैं, और ये फिर कह दिया जाता है कि जी प्राइवेट स्कूल मालिकान जो है ये माफिया है, इसके आगे हमेशा हमने देखा कि कोई भी मामला हो
गवर्नमेंट घुटने टेक देती है। तो अगर इस मामले पर भी ऐसा होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला कॉम्प्रोमाइज करने वाला है, इस पे फिर सब लोगों को एक तरफ लेके चलना चाहिए। देखिए उसमें आपकी दो फेडरेशन है, एक आपकी जो बड़ी चेन्स हैं उसमें वो नहीं इस पे आ रहे, वो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके ठीक है ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, लोग जो है फीसें भी उनकी अदा कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, एक दूसरी फेडरेशन है जिनके जो स्कूल्स की तादाद जो है वो होगी ज्यादा, लेकिन उनका वो लेवल नहीं है जिस पर वो बड़ी चेन्स हैं। अच्छा, बड़ी चेन्स हुकूमत के साथ खड़ी लेकिन सिप्रा साहब ये असरअंदाज होती हैं हुकूमत पर, होती है, फैसलों पर बिल्कुल जरूर होती हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असरअंदाज होती हैं, लेकिन इन फेडरेशन को भी हुकूमत का साथ देना। आपकी ताजर बरादरी ने साथ दिया, आपकी अवाम ने घर बैठकर साथ दिया, और उसके बाद अगर आप अच्छा फेडरेशन को क्या प्रॉब्लम है, फीसिस उनको मिल रही हैं, महाना फीस वो ले रहे हैं, एडमिशन उनके ओपन हुए हैं, एडमिशन वो कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलना और इस तरह की चीजों को मुस्तरद कर देना कि हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े होते, हुकूमत और रियासत के सामने आप कभी भी खड़े सकते हैं, इसलिए हुकूमत के साथ हमें चलना होगा। हुकूमत के साथ चलेंगे तो स्कूल भी खुलेंगे, इम्तिहानात भी होंगे, सारा कुछ होगा, मामूलात जिंदगी जिस तरह पहले बहाल हुए हैं स्कूल्स में भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक SOPs पर स्कूल्स में अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। फिर क्या होगा, मुझे बताएं कि हफ्ते में 3 दिन आप बच्चों को बुला लेंगे कि आपने 10 बच्चों को पहले दिन बुलाना है, फिर अगले दिन छुट्टी, फिर 10 और को बुलाएंगे, ये आप इस तरह इस पैटर्न पे जा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे बताएं वो बच्चे जिनकी आपने बुनियाद बनानी है, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG, 3 साल तो यहाँ लगने हैं उनको, फिर आपने फर्स्ट में आना है, वो बच्चे क्या करेंगे, उन बच्चों के साथ आप क्या करेंगे, आप उनकी फीसिस भी अदा कर रहे हैं, पेरेंट्स उनकी फीसिस भी अदा कर रहे हैं, फीस देने के बावजूद और पढ़ाई ना होने के बावजूद अगर उन छोटे बच्चों को आप अगले ग्रेड में आप प्रमोट कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में जिस पर हम लोग कहते हैं कि बच्चे की बुनियाद बननी चाहिए, और वो जो बुनियाद बननी है वो हम नहीं बना रहे ना, तो वो किस तरह से आगे चल के पढ़ पड़ेगा। लेकिन अब देखना यह है कि 7 को फैसला किया जाना है, 7 तारीख को ऐलान किया जाने हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि किस हद तक SOPs पर अमल दरामद होता है और किस तरह से ये तमाम शेड्यूल लेके चला जाता है। पेरेंट्स को इस चीज का खासा इंतजार है। खैर, थैंक यू सो मच शाहिद सिप्रा साहब जी। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, आप न्यूज हेडलाइंस जानिए, हम शो में आपके साथ दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसा कि न्यूज़ हमने डिस्कस की कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का जो एक वो बहुत पीक टाइम था, लहर थी, उससे हम बाहर निकल चुके हैं। एहतियात आपने ज़रूर जो है वो करनी है, क्योंकि केसेस अगर कम है तो एहतियात का दामन हमें हाथ से नहीं छोड़ना, हालात को बेहतर हम ही ने रखना है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर सफ़र किया, बहुत सारे लोग परेशान रहे, कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। अब फाइनली जब हम दोबारा से उस निज़ाम ज़िंदगी की तरफ आए हैं, जब सब चीज़ें बहाल हो गई हैं, होटल इंडस्ट्री की जानिब से बार बार मुतालिबा ये किया जा रहा था कि होटल्स दोबारा से खोले जाएं, तो अब जब हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए हैं, अब सिर्फ शहरियों से अपील ये है कि वो ताउन करें ताकि हालात बेहतर ही रहे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करेंगे दोबारा से जो होटल्स खुले हैं, SOPs पर किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा। 15 से बाकायदा तौर पर जो है वो होटल्स खुल जाएंगे, शादी ब्याह की तकरीबात यहाँ पर हो सकेंगी। फिर इसके साथ साथ बार बार ये चीज मेंशन की जा रही है कि SOPs को फॉलो करना है, किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए तैयारी क्या की जा रही है, क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, शहरियों को किस तरह से पाबंद बनाया जाएगा, जिन लोगों ने वहां पे इवेंट करवाने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। शो में हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी। हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन फ्लैटीज होटल इरशाद बी अंजुम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मौजूदा हालात, जैसा कि मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की लहर बहुत कम होती नजर आ रही है और हो भी चुकी है, लोगों का ताउन अगर रहा तो इंशाल्लाह मुकम्मल खत्म भी हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले पूरी दुनिया का आपको नक्शा पेश करूंगा कि कोरोना ने आलमी सेहत को तकरीबन बिठा दिया है, बुरी तरह मुतासिर और किया। तकरीबन 350-400 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और 10 करोड़ लोग जॉबलेस होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि 2019 सेहत बड़े अरूज पर थी। और ये बताता चलूँ कि 2019 में 1 अरब 50 लाख लोगों ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र किया सेहत के तौर पे, और एक्सपेक्टेशन थी कि 2020 में कि हम मज़ीद बेहतर होगा, लेकिन कोरोना ने ऐसा घेरे में लिया, सेहत इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में देखें ना कि
अल्लाह मियाँ ने फिर भी करम किया पाकिस्तान के ऊपर। जहाँ तक सेहत का तल्लक है, मैं ये बताता चलूँ कि नॉर्दर्न एरिया वो एरिया है, हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है जो कि नॉर्दर्न एरिया वगैरह में जाता है। और पिछले साल 2019 में तकरीबन 20 लाख लोग एज ए टूरिस्ट के तौर पे नारान, कागान, मरी वगैरह गए हैं। और इस साल बिल्कुल ज़ीरो। लोग इतने घबरा गए हुए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का बड़ा करम था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने इसको कुछ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। अब डेथ रेशो पूरी दुनिया की 8,45,000 से 50,000 है। शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 6,500-7 हज़ार के फिगर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी होटल में तो कोई पाबंदी नहीं थी, होटल तो हमारे खुले रहे हैं, बट रेस्टोरेंट क्लोज थे, जो कि फिर गवर्नमेंट ने कहा कि आप 10 अगस्त को रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। और उसके साथ साथ अब दुआ करें कि 15 सितंबर को हमें अलाउ हो जाएगा कि हम शादी हमारा भी होटलों में करें। सही। और मैं अब देख रहा हूँ कि लोगों का रेस्टोरेंट वगैरह में आ रहे हैं, लोग काफी एजुकेट हो गए हैं, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। हमने जैसे लोग एंटर होते हैं, हमने वॉक थ्रू गेट लगाया सैनिटाइज, फिर हमारा स्टाफ सामने खड़ा होता है, वो चेक करता है, फिर उसके बाद उनके हाथ सैनिटाइज करते हैं। जो मास्क नहीं लेके आते, 95% मास्क नहीं लेके आते हैं, नहीं होते हमको प्रोवाइड करते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ टेबल 6 की 30 चाक कर दिया है, हम भी फॉलो कर रहे हैं और कस्टमर के अंदर भी अवेयरनेस आ गई है, वो भी इसको ऑब्वियसली। शादी अंजुम साहब, जितना सफर किया है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री ने, जितने लोग ऑब्वियसली जुड़े थे, वो सब के सब बेरोजगार एक तरह से होने वाली बात थी ना। तो अब ये SOPs पर अमल दरामद करके ही हालात को नॉर्मल किया जाएगा। ठीक है, देखें अब बात यह है कि अब शादी है इंशाअल्लाह 15 सितंबर से खुलनी शुरू हो जाएंगी। बुकिंग हमारे पास फिर जो आ रही है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की आ रही है, अभी सोच में गुम है। अब दुआ करो ये जो मुहर्रम का ये टाइम गुजरा है, अल्लाह करे कि लोगों ने SOP पे फॉलो किया हो। 15 सितंबर इसलिए डेट रखी कि अभी गवर्नमेंट ने फ्लो देखना है कि अभी क्या फ्लो क्या हुआ है, अभी कितने लोगों ने SOP पे अमल नहीं किया। विदिन 3 to 4 डेज इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। 15 सितंबर से होटल वगैरह, अपना रेस्टोरेंट, अपना बैंक्वेट हॉल खुल जाएंगे। आप ये सोचें कि एक वेडिंग होती है, कितनी फैमिलीज में इन्वॉल्व होती हैं एक वेडिंग के अंदर। ब्यूटी पार्लर, इवेंट्स वाले, गोश्त वाला, चिकन वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कितनी फैमिली इन्वॉल्व है, कितने मतलब लाखों लोग हैं जिनको जो बेरोजगार हो गए। बट जितने भी हमारे मालकान हैं, मैं तो जितने भी हमारे होटल्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, उनकी बड़ी मेहरबानी। होटल बंद रहे हैं लेकिन वो उन्होंने सैलरी, हमारे पूरे स्टाफ को पूरी सैलरी दी है। हमारे मालकान ने भी, अवारी ने भी, हशवानी साहब ने भी, जितने भी होटल्स थे उन्होंने पूरी कोशिश की है स्टाफ को हम नाराज ना करें, क्योंकि अच्छा ट्रेन स्टाफ नहीं मिलता। इफ़ यू लूज वंस देन यू वोंट कम बैक। तो उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया स्टाफ के साथ, स्टाफ ने भी बड़ा ओनर के साथ कोऑपरेट किया और माशाल्लाह फिर दोबारा रौनकें बहाल हो गई हैं, लोग रेस्टोरेंट में आना शुरू हो गए हैं, बच्चे आना शुरू हो गए हैं और इंशाअल्लाह 15 सितंबर फिर वही रौनक आ जाएगी जो पहले रौनक थी। इंशाअल्लाह हम भी दुआ गो हैं। मुझे बताइएगा शादी निज़्म साहब, जैसा कि 15 सितंबर से बैंक्वेट हॉल खुलते हैं, शादी के इवेंट्स वगैरह हो सकेंगे, गैदरिंग्स मैटर की जा रही है ना बहुत ज्यादा, कि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि जहां पर आप SOP फॉलो करेंगे वहां पर अगर आपकी 200 वाली गैदरिंग है आप उसको 100 पे ले आएंगे। ये सब चीजें आप लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं, प्लानिंग तैयारी कर ली है, हमें SOP आगे हुए हैं। एक वो बैंक्वेट हॉल जिसमें 400 का फंक्शन करते थे, वहाँ 300 का फंक्शन होगा। एक टेबल पे 10 लोग बैठते थे, उस टेबल पे 6 लोग बैठेंगे। डिस्टेंस भी मेंटेन हमारी ख्वाहिश होगी कि देखिए जब गेस्ट हमारे होटल में आते हैं तो फिर वो हमारा काम होता है कि कस्टमर को ख्याल करना। बिल्कुल आपने जैसे वही फॉलो करेंगे जो रेस्टोरेंट में हो रहा है, वही आएंगे, वॉक थ्रू गेट लगे होंगे, उसके अंदर सेंटर होंगे, मास्क नहीं पहनेंगे मास्क देंगे। अब तो बड़े फैशनेबल मास्क मुझ आ गए हैं, लेडीज में पहन के आएंगे, शादीशुदा पहन के आएंगी, बट SOP को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही, कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक ना हो। जो पहले टेक्निक देखो, पहली जो छोटी ईद थी उसमें अंदाज कितने पर डे तकरीबन 800 से 1000 की डेथ रेशो आ गई थी। अब छोटी ईद, बड़ी ईद के ऊपर मैं आज सलूट टू इमरान खान कि उसने फुल मतलब लॉकडाउन किया है बड़ी ईद के ऊपर। अब देखें अब रेशो क्या आ गया, 2, 3, 4, 2-3 रोज से तो एक का डेथ आ रही है। तो ये पूरी गवर्नमेंट ने पूरी एफर्ट्स किए हैं और अल्लाह मियाँ का हम पे करम था। मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान पे अल्लाह मियाँ ने सही करम किया है। हर आदमी हाथ उठा के दुआएं कर रहा था कि अल्लाह मियाँ कोरोना से हमें जान छुड़ाएं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं,
ऑन लाइन पे पढ़ रहे हैं। अब मतलब है कि अब माशाल्लाह इंशाअल्लाह हालात अब ठीक हो जाएंगे। सही, इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं कि हालात ठीक हो, लेकिन इसमें लोगों का किरदार बहुत ज्यादा अहम है। अब वो लोग जिनके इवेंट्स होंगे उन्होंने आना है, उनके लिए ऑब्वियसली आप अगर पूरी तैयारी कर लेंगे, आप SOPs फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक लोगों का ताउन नहीं होगा ये चीजें मुमकिन नहीं हो सकती हैं। आपने डिस्टेंस भी मेंटेन कर दिया, आपने सैनिटाइजर, वॉक थ्रू गेट, हर चीज अवेलेबल है। अब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वो भी भरपूर ताउन करें ना। बिल्कुल, हमें एग्जैक्ट बताएं कि कितने लोग आ रहे हैं। जैसे लोग फंक्शन बुक कराने के लाते हैं, हम एजुकेट करते हैं, सर देख लें ये हाल है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, अब आप देख लें, एक हाल में इतने आते हैं, 2 हाल हैं कि ये आएंगे। अब वो भी बड़ी सोच विचार कर रहे हैं, उनके जेर में भी है कि सर कोई नो शो भी लोग हों, डर के मारे लोग ना आए। हम कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं, वो फिर अपने जितने भी जो जिनको वो इनवाइट करें उनको भी एजुकेट कर रहे हैं कि बताएं भी लोग आप आ रहे हैं नहीं आ रहे। वी डोंट वांट, अगर 300 का फंक्शन है, अगर 200 आएंगे स्टिल चाहे 300, बिकॉज वी आर प्रिपेयर आवरसेल्फ। बिल्कुल, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम उनको भी एजुकेट करें जो हमारे क्लाइंट हैं, ताकि कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो। हम सब SOP को फॉलो करें, ये ना एकदम गवर्नमेंट का एक और हमारे पर दबाव आ जाए, फिर दोबारा लॉकडाउन लग जाए। अब मेडिकल फंक्शन होते हैं, हम स्ट्रिक्टली कहते हैं, उसमें लोग बड़ा क्लोजली आपस में लोग बैठते हैं, उसमें भी क्या है मेडिकल फंक्शन है, यू हैव टू कीप द डिस्टेंस। उस सब माइंड ना कीजिएगा उस दिन जिस दिन फंक्शन हो कि हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आप हमसे नाराज हो रहे हैं। एवरीबॉडी हैव टू वर्क लाइक अ टीम, क्योंकि अब सक्सेस इज अ टीम, वो हमसे कोऑपरेट करें। अच्छा शादी अंजुम साहब, यहाँ पे मैंने आपसे ये भी जरूर जानना है कि आपके जितना भी स्टाफ है उनको भी वेल ट्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए क्या किया गया, इस पे हम जरूर बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान इरशाद बी अंजुम साहब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने इवेंट्स कराने हैं, बहुत सारे लोग जो कि हाई टीज के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में इंतजामात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से रिएक्ट करना है और इनकी तरफ से क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, उन चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। शादी अंजुम साहब, मैंने आपके वर्कर्स की बात की और हमने हमेशा से देखा वेल ट्रेंड और बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन अब कुछ सिचुएशन क्योंकि बदली है और हमने बार बार इस चीज़ पे फोकस किया कि सैनिटाइजर जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो जहां हम लोगों को ये कह रहे हैं चीज़, आपका पूरा अमला भी वेल ट्रेंड है? इसी तरह हमारा अमला भी वेल ट्रेंड है। जैसे वो हम होटल में एंटर होते हैं उनका बाकायदा हम टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका हाथ सैनिटाइज करते हैं, और जो भी हमारे रेस्टोरेंट में स्टाफ काम कर रहा है सब ने कैप पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, यानी ऑन ड्यूटी आते ही ये प्रोसेस होता है। हाँ जी, जब रेस्टोरेंट में काम करेंगे सब ने मास्क पहने होंगे, ग्लव्स वगैरह पहने होंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स माशाल्लाह इस फॉरन क्वालिफाइड है, साथ हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ है, हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है। इवन फूड अथॉरिटी वाले भी दे आर वेरी मच कंसर्न। 2 विजिट हमारे होटल में कर चुके हैं माशाल्लाह। जब होटल में एंटर हुए हैं तो हमारे किचन में भी गए हैं, सब ने मास्क वगैरह पहने हुए थे और ग्लव्स वगैरह पहने थे, कैप वगैरह पहनी थी। तो जितना हम SOP ख्याल करेंगे लोग भी हमारे होटल के अंदर आएंगे। अगर हम ख्याल नहीं करेंगे एक दफा आएंगे दोबारा वो नहीं आएंगे। ऑब्वियसली लोगों का इत्मीनाद बहाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोग वहीं जाते हैं जहां पर उनको जो है बेहतर दे फील कंफर्टेबल। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं तो लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। इफ यू गिव देम गुड सर्विस, गुड फूड, दे विल कम बैक। अदरवाइज जो भी आप भी रहे होंगे उनको मना कर देंगे, वो वहां ना जाओ, कोई सैनिटाइजर का ख्याल नहीं, कोई कुछ नहीं है। लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं जो भी हमने SOP ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और कस्टमर भी बड़ा फॉलो अप कर रहा है, वो भी बड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो अल्लाह का फजल है कि फिर उनके बहाल हो गई है, ठीक ठाक रेस्टोरेंट। सही, बहुत जबरदस्त ये चीजें हैं जिस तरह से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है और लोग जो आ रहे हैं वो भी ये चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इरशाद बी अंजुम साहब, कुछ मैं बात करना चाहूंगी फ्लैटीज होटल की तारीख के हवाले से, मुझे बताइएगा। हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर जबरदस्त इवेंट होते हैं, बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट होती है, कुछ तारीख पे आप रोशनी डालना चाहें? फ्लैटी इज द नेम ऑफ द पर्सन, वो इटालियन था। तो 1870 में वो लाहौर आया और गवर्नर साहब थे मिस्टर एजर्टन, उनके पास गया कि मैं पाकिस्तान लाहौर आया हूँ तो आई वांट टू बिल्ड द बेस्ट होटल। उन्होंने कहा श्योर व्हाई नॉट। इट टुक बट 2.5 ईयर। 1880 में इसकी ओपनिंग हुई। ये तकरीबन 150 साल पुराना होटल है। जब एंटर होते हैं यू फील लाइक यूर न्यू होटल। ही डाइड, फिर उसकी फैमिली आई। चीजें जो लाहौर की पहचान है उनमें से एक फ्लैटीज होटल है। बिल्कुल होटल है जहाँ के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी आते थे ही यूज्ड टू स्टे हियर। पंडित लाल नेहरू एव गार्डन जो हॉलीवुड की मूवी स्टार थी, शी स्टे इन दिस होटल।
ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जितनी भी टॉप की डिग्निटी थी, बड़ी दे personality। यूज्ड टू स्टे, बिकॉज लाहौर का ये पहला 5 स्टार होटल था। तो उसके बाद फिर ये टूरिज्म ने ले लिया। आपको पता है कि टूरिज्म का काम नहीं होटल चलाना, टूरिज्म का काम है, गवर्नमेंट काम है, गवर्नमेंट चलाए ना होटल चलाए। इन्होंने इसको बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद फॉरेन कंपनी ले लिया, अबू धाबी है, रॉयल फैमिली, उन्होंने दे हैव टेकन ओवर दिस प्रॉपर्टी एंड माशाल्लाह अब प्राइवेट सेक्टर के पास है, रौनकें बहाल हैं, सब टॉप के फंक्शन हमारे पास होते हैं। म्यूजिकल शो देख लें, हम टीवी के जितने भी हमारे फैशन शो हमारे पास टॉप के जितने फंक्शंस हैं, जजेस क्या, बैरो क्रेड क्या, बिन्स के सारे हमारे पास होते हैं। एक प्लस पॉइंट ये कि ईजी अप्रोच है, ईजी एक्सेस है, एंड हमारा इतना भी स्टाफ है, हमारी ख्वाहिश होती है कि वी वर्क विद पॉजिटिव एटीट्यूड, वी वांट टू ट्रीट आवर कस्टमर लाइक ए किंग बिकॉज ही इज द वन हु इज पेइंग आवर सैलरी। तो जितने भी एम्बेसडर्स वगैरह हैं सब हमारे पास ठहरते हैं आके, क्योंकि पुराना होटल है, कमरों का साइज अच्छा है, ईजी एक्सेस है, ईजी अप्रोच है, वो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है। फिर हमारे बड़ा एक रेस्टोरेंट है हमारा, फिर 4-5 मीटिंग रूम्स हैं, 3-4 बैंक्वेट हॉल हैं, वट एवर कम योर माइंड इज देयर। और माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं, होटल हमारा ठीक जा रहा है। और की ऑफ सक्सेस ये है कि वी गॉट द बेस्ट टीम, अब वी गॉट ए वेरी गुड एग्जीक्यूटिव शेफ। फिर हमारे रेट्स आर वेरी वेरी रीजनेबल। मैं सिर्फ आना ही चाह रही थी क्योंकि अब एक दफा हमने देखा कि कोरोना की वजह से सब बंद था, तो हर जगह हमने देखा रेट्स में भी इजाफा किया गया है। तो फ्लैटीज में भी कुछ ऐसा है? नहीं, हम रेट में कभी इजाफा नहीं करते। हमारा की ऑफ सक्सेस इज अ वॉल्यूम। हम ये चाहते हैं कि एक गरीब तबका भी और बड़ा तबका दोनों हमारे फूड को एंजॉय करें, क्योंकि एक जो गरीब आदमी जब 5 स्टार होटल में आता रहा, उनके लिए एजुकेशन होती है, दे डोंट नो व्हाट द 5 स्टार होटल इज, दे डोंट नो व्हाट द पास्ता इज, व्हाट द एग रोल इज, व्हाट इज द चिकन चाउमीन, वट एवर इज, उनके लिए बहुत बड़ी एजुकेशन है। जैसे मैं पीसी लाहौर का GM रहा हूँ, वहाँ भी मैंने रेट्स हाई टी के खाने के रेट्स बड़े कम लगाए हुए थे ताकि लेट एवरीबडी एंजॉय द फैसिलिटीज। बड़ा आदमी के पास पैसे है, ही कैन स्पेंड एवरीवेयर। अब लोगों में बड़ी एजुकेशन आ गई हुई है, दे नो व्हाट द गुड फूड इज, व्हाट द गुड सर्विस इज। तो हमारी पूरी ख्वाहिश होती है कि हम उनके सर्विस का ख्याल करें, खासकर रेट को। जो लोग निकलते हैं घर से अपना एक बजट साथ लेके चलते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि उन बजट पे चले। अब रमजान में हर आदमी रेट बढ़ा देता है, वी डोंट इंक्रीज द रेट, इवन वी रिड्यूस द रेट। बिल्कुल, और हमने इस चीज को देखा है हमेशा से, फ्लैटीज ने अपनी ये रिवायत हमेशा से बरकरार रखी है। इरशाद बिन साहब, शादियों का एकदम से वो जो अब पीक आवर्स जो कहते हैं ना वो शुरू हो चुके हैं, हर कोई बुकिंग कराना चाह रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा मैक्सिमम कितना टाइम आपके इवेंट से पहले आपको बुकिंग के लिए चाहिए होता है? वो लोग जो देख रहे हैं जिन्होंने अपने इवेंट्स करने हैं, बुकिंग करानी है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, कितना मार्जिन टाइम का रखना चाहिए? लोग एटलीस्ट लोग 4-5 पहले बुकिंग करा देते हैं। मैं बताता चलूं कि नेक्स्ट ईयर 2021 दिसंबर वी आर सोल्ड आउट। लोग एक साल पहले बुकिंग कराते हैं, खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपको बुकिंग नहीं मिलती। लोग पहले होमवर्क करते हैं, कोई बच्चे बाहर गए होते हैं, बच्चों ने बाहर से आना है, तो लोग एटलीस्ट 5-6 माह पहले बुकिंग करते हैं। कोरोना की वजह से लोग बड़े कंफ्यूज थे, कुछ कैंसिलेशन आई, क्यों लोग कम किए बढ़ाए, काफी लोग अभी भी तक कंफ्यूजन का शिकार हैं। मेरे ख्याल में 15 सितंबर तक उस चीज पे फिर आप भी प्रॉपर जो है वो कॉपरेट करते होंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि लोग गेस्ट लिस्ट किसी टाइम आपकी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उस पे आपका ताउन भी बहुत हम लोगों को एजुकेट करते जा रहे हैं, भाई आप इस साल में इतने लोगों को आपका फंक्शन बुक रहे, इतना बुक रहे हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन ये था, बुकिंग लोग 5-6 साल में पहले करा देते हैं, उनको मर्जी का हाल मिल जाता है। तो अदरवाइज अगर इन टाइम पे आएंगे दे वोंट गेट द स्पेस। पूरे लाहौर के अंदर आपको पता है शादी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर ये टाइम होता है शादियों का, लंच क्या, डिनर क्या, एवरीवेयर सोल्ड आउट। सही, यानी इतना टाइम का मार्जिन आपको रख के अपने इवेंट की बुकिंग करानी है। मैंने टूरिज्म के हवाले से स्टार्ट में आपने बात की मुकम्मल तबाह, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इसको हमने दोबारा जिंदा करना है? वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको लगता है कि फॉलो किया जाए तो ये टूरिज्म हमारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, एक बार फिर से इसमें जान डाली जा सकती है? अभी देखिए 10 अगस्त को बताया गया जी, they can go wherever they want। अब सियाहों का इतना रश पड़ा है, नारान में, कागान में, मरी में, सब जगह एवरी प्लेस वाज सोल्ड आउट। मैं पिछली ईद की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 20 लाख टूरिस्ट गए हैं नॉर्दर्न एरिया में, ऐसे ही मतलब पूरे पाकिस्तान से। मतलब हाउ मच मनी दे अर्न। लोग एक्चुअली घरों में बैठ के तंग बैठ मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। अभी 10 अगस्त के बाद आप यू वोंट गेट एनी स्पेस इन एनी होटल। बट मेरा ख्याल है होटल्स की जितने मालकान हैं उनको चाहिए कि रेट आसमान पे न चढ़ा दें। उनको भी टाइम मिला है, एकदम उन्होंने रेट पे आसमान चढ़ा दिया।
अगर अभी गवर्नमेंट अगर इजाज़त दी है तो प्लीज़ रेट्स को एज इट इज़ रखें। और मेरे ख्याल में जो लोग जा रहे हैं वो SOP का बड़ा ख्याल कर रहे हैं। जो होटल के जो स्टाफ है, अभी जो केसेस आए थे थोड़े से नारायण कागान में, जो स्टाफ था उनका वो अपना कोरोना पॉजिटिव निकला, उन्होंने होटल सील कर दी, बड़ा एक्शन लिया। ये गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ेंगे। पहले स्टाफ है उनका पहले आप चेक करें, उसके बाद जितने भी होटल्स वहाँ हैं सारे SOP ख्याल करें, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको बाकायदा चेक कर रहे हैं। और मेरे ख्याल ये विन विन पोजीशन है, कस्टमर की तरफ से भी, ओनर की तरफ से, बिल्कुल ये दोनों तरफ से चलता रहेगा। फिर है अच्छा इरशाद भी अंजुम साहब, मैंने हमेशा देखा फ्लैटीज ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है, कुछ नया करने की दौड़ भी लगी रहती है। कोई आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में आप बताना चाहें? हाँ भी देखे, हमारे एक तो फ्लैटीज होटल है, उसके बाद गुलबर्ग में हमारा फ्लैटी ग्रैंड आ गया है, फिर DH में फ्लैटी ग्रैंड 4 स्टार होटल, फ्लैटी एक्सप्रेस 3 स्टार होटल, फिर रेमयार हमारे एक होटल आ गया, एक मुल्तान में हमारा होटल खुल गया है। अब इंशाअल्लाह ताला KPK में हमारा 150 रूम की प्रॉपर्टी आ रही है। हम माशाल्लाह, मेरी एक ड्रीम है कि इंशाअल्लाह 2 साल के अंदर हमारे तकरीबन 20 से 25 होटल हो जाएंगे। लेकिन हमने हर कैटेगरी के होटल रखे हैं, 4 स्टार 3 स्टार। 3 स्टार मीन जो लो बजट वाले हैं, जो जिनका जो बजट है वो 5,500, 6,000, 7,000 वाला, वो वहाँ चले जाएं। जिनका बजट ज़्यादा फ्लैट ग्रैंड में जाए, और जिनका ज़्यादा बजट हमारे पास ठहरे आके। क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है कि वीज़ा पॉलिसी में नरमी इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के ऊपर आप वीज़ा ले सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को एक पुरकशिश कंट्री करार दिया है। शहजादा विलियम उनकी अहलिया पिछले साल आई थी, एक बड़ा दुनिया के मैसेज मिला है कि पाकिस्तान में अमन है, सेफ कंट्री है, और आप आए और एंजॉय करें। उससे काफी टूरिज्म में हमारे मुल्क को फायदा और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये बहारें इसी तरह से रहे। मैसेज कोई देखने वालों को देना चाहें आप? मेरा मैसेज देखने वालों को यही है कि इफ यू वांट टू अचीव एनी गोल, एनी टारगेट, प्लीज टेक योर पेरेंट्स आर देयर एसेट। आप कोई भी गोल अचीव करना है, प्लीज अपने पेरेंट्स का ख्याल करें, उनकी खिदमत करें, एंड यू अचीव ऑल द गोल्स। थैंक यू। बहुत जबरदस्त मैसेज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, मैसेज जो इरशाद भी अंजुम साहब ने दिया है वो यही है कि जब तक आप अपने पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, वो बार बार कहा जाता है ना कि जो बड़ों का अदब करता है वो जिंदगी में हर जगह पर कामयाब हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर अमल करके जो है आप अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा कर सके। सेकेंडली, वो लोग जो कि इवेंट्स अपने कराना चाह रहे हैं, आगे बुकिंग्स करा रहे हैं, टाइम मार्जिन भी रखा गया है कि कितने टाइम में वो बुकिंग करा सकते हैं। और एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जहां पर हमारे होटल्स, बैंक्वेट हॉल जो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, वो SOPs को तब तक यकीनी नहीं बना सकते हैं जब तक वो लोग जो वहां पर आएंगे उनका ताउन नहीं रहेगा। तो आपके ताउन से ही ये सब चीजें मुमकिन हो सकती हैं। आप भी जितना ताउन कर सकते हैं करें, ताकि निजाम जिंदगी हमारा इसी तरह से बहाल रहे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात कराएंगे नसीम अहमद जावा साहब से, और उनके बारे में मैं आपको बताते चलूं, एंटरप्रेन्योर हैं। जब हम बात करते हैं नई नई चीजें आती हैं जिससे लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं, तो जहां हर मैदान में कुछ नया करने की खोज लगाई जा रही है, वहां पर तामीरात किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, इस चीज को भी मद्देनजर रखा गया है और एक एप्लीकेशन, एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। इसका मकसद क्या था, ये आइडिया कैसे आया और लोग इससे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, ये हम जान लेते हैं नसीम अहमद जावा साहब से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि नई नई चीजें आ रही हैं, तो एक चीज नई आपने भी मुतारिफ कराई है जिसको आपने ई-बिल्ड पाकिस्तान का नाम दिया है। मुझे बताइएगा ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया इस तरह से है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इस वक्त अगर हम देखें पूरी दुनिया में, तो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पार्ट हैं, तो ये मुल्क को बहुत हेल्प करते हैं तरक्की करने में। तो हम लोग इस पे काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो वी थॉट बीइंग एक्सपर्ट पाकिस्तानीज़, हम लोग को वापस आना चाहिए, कुछ अपने मुल्क के लिए भी करना चाहिए। तो कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो इट वाज ऑल फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो हमने सोचा व्हाई नॉट कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कुछ ऐसा करें कि एक तो ये डिजिटलाइज हो जाए और दूसरा इसकी एक्सेस बढ़े, रीच बढ़े। अभी जो है ये डेंस एरियाज़ में है, सिर्फ सर्टन सिटीज़ में है जहाँ पे लोग खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। एक्सेस अच्छी नहीं है, इंडस्ट्रीज की भी नहीं है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तो आउटरीच बढ़ जाती है बिकॉज दे हैव बजट्स। तो हमने हेल्प करना है जो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उनकी आउटरीच कैसे बढ़ाई जाए, उस प्रोडक्ट को हम इस लेवल पर कैसे लेके आएँ कि वो इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो सके।
सो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट तभी क्रिएट होता है जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए ये सबसे पहला कदम है कि आप एक्सेस बढ़ाएं सब. बिल्कुल ऐसे. तो डिजिटलाइजेशन वाज द फर्स्ट स्टेप कि चूँकि अक्रॉस द वर्ल्ड यू नो नाउअडेज थ्रू सोशल मीडिया आप यहाँ बैठ के USA, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, यानी कि कहीं भी दुनिया में आप कुछ भी कर सकती हैं. तो पाकिस्तान में ये सबसे पहला स्टेप था कि हमें क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे जो हमारी इंडस्ट्री है एक तो उसकी एक्सेस बढ़ जाए, प्लस यूज़र के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एंड यूज़र है, जो बना रहा है अपना घर या डेवलपर है, उसको भी वैरायटी मिले. अब अच्छा, आपने एंड यूजर की बात की, अब एंड यूजर इससे फायदा कैसे उठा सकता है इस वेब पोर्टल से? ये जो आपने वेबसाइट बनाई है, इसका इस्तेमाल एंड यूजर किस तरह से कर सकता है? अब एंड यूजर इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ आई पुट माई सेल्फ इन द प्लेस, मैं किसी एक सिटी में बैठा हूँ एंड मुझे अपना घर बनाना है या मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी खरीदना है, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच के मुझे कंसल्टेंट भी चाहिए, डिजाइनर भी चाहिए, तो इस पोर्टल में मुझे जाना है ऑनलाइन, मुझे अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और मुझे वो सर्विस सेलेक्ट करनी जो मुझे चाहिए. तो मुझे वो मेरे एरिया के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर में से लेकर 1000 किलोमीटर विद इन पाकिस्तान तक बताएगा कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं और कहाँ कहाँ बैठे हैं. तो मैं अपनी कन्वीनियंस और प्रायोरिटी के हिसाब से चूज कर सकता हूँ. इसी तरह जब मैं उस स्टेज से गुजर जाऊँ डिज़ाइन की, तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है, तो आई कैन डू द सेम वे. मैं कॉन्ट्रैक्टर अपने एरिया में भी ले सकता हूँ, अच्छे सिटी से भी ले सकता हूँ, जहाँ से मैं चाहूँ, जिस एरिया में रह रहा हूँ, कहीं और भी लेना है, कहीं और डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो ये पोर्टल जो है इट्स एन ऑस्टर फॉर यू. फिर इसी तरह जब हम लोग मटेरियल्स पे जाएं, अपने घर की कोई चीज़ खरीदनी है, इट्स नॉट लाइक व्हेन यू आर ओनली बिल्डिंग द हाउस, घर में आपने लाइट चेंज करनी, रेनोवेशंस करनी, यू कैन गो ऑन आवर पोर्टल, आपको जो चीज़ चाहिए उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें और उसकी अवेलेबिलिटी आ जाएगी. अब इसमें फर्क, यानी घर बैठे ये सब चीजें पॉसिबल बना दी हैं. बिल्कुल. इसमें सिर्फ फर्क ये कि कन्वेंशनल वे था कि आप मार्केट जाती थी, अपने आप का टाइम एग्जर्ट करती थी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी देखती थी, फिक्स प्राइसेस देखती थी. अब आप घर बैठ के सेम प्रोडक्ट जिसकी आप 100 चॉइसेस देख सकती हैं, वैरायटी आ सकती है, ऑप्शंस आ सकते हैं और कहीं से भी खरीद सकती हैं. अच्छा नसीम साहब, इसमें अक्सर ये होता है कि एंड यूजर जो है उसका एतमाद बहाल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. आप जब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जाते हैं, वहां पे बहुत सारी फ्रॉड वाली केसेस भी आपके सामने आ जाते हैं, तो आपके यूजर का एतमाद तो तब बहाल रहेगा कि जब आप चीजों की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें. फिर टाइम जो है ना, एक वो बहुत बड़ी लोगों को होता है कि जो वो टाइम पे काम हो जाए वो बेहतर होता है. तो मुझे बताइएगा इन सब चीजों को क्या मद्देनजर रखा गया? टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग. बात तो आपकी सही है, ये दोनों तरह से होता है और ये 2 वे होता है. कभी भी जो ट्रस्ट है वो 1 वे नहीं होता. जिस तरह क्लाइंट के लिए सप्लायर का एतमाद होना चाहिए, इस तरह दूसरी तरफ भी है. तो हमने अभी शुरू में तो ये रखा है कि हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे, जो सप्लायर्स आ रहे हैं हम उनकी वर्थ चेक करते हैं. बट अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई सप्लायर प्रोडक्ट अप टू द पार या वो सर्विस लेवल या क्वालिटी लेवल वो डिलीवर नहीं करता हमारे क्लाइंट को, तो हमें उसमें कोई बिल्कुल दरमियान वाला रास्ता नहीं रखता. वी विल डू देम ब्लैक लिस्ट. हम ब्लैक लिस्ट करेंगे उन्हें, प्लस हम उसके बारे में लिखेंगे. आपको पता है सोशल मीडिया की पावर बहुत स्ट्रांग है और हमारे प्लेटफॉर्म्स इंटरकनेक्टेड हैं. अगर आप सोशल मीडिया में देखें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, स्टोरीज हैं, तो इससे कभी वो भाग नहीं सकेंगे. समवन कैन कुड डू रॉन्ग ओनली वंस. तो एक दफ़ा हो सकता है, इसमें हमने कोई रास्ता रखा ही नहीं है. ऑन द टॉप हम कस्टमर सर्विसेज एक्ट की तरफ भी जाएंगे. वी विल मेक श्योर कि कस्टमर को भी कॉम्पनसेशन दी जाए. तो इसके साथ जब भी कोई आएगा ना ऑनलाइन चीज़ खरीदने, तो उसमें 2 ऑप्शंस होंगी. EBP रिकमेंडेड, यानी कि जो हमारी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं या वेरीफाइड हैं या जिनको हमने सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है. इवन सर्विस के साइड पे भी. ऑब्वियसली मैं इस तरफ आना चाह रही थी कि वो लोग जिनको आपने लूप में लिया है उन पर आपका एतमाद सबसे पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, फिर ही कस्टमर उसकी तरफ जाएगा. जी बिल्कुल. उसके लिए इट विल टेक टाइम. सारी चीज़ें टाइम लेती हैं. हम लोग वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और मटेरियल वाले लोग हैं, इनको हम ई-बिल्ड पाकिस्तान का सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे. हमारे ट्रस्टवर्दी होंगे जिनके लिए हम कस्टमर सर्विसेज में किसी भी एक्सट्रीम तक जाएंगे. तो कस्टमर्स उनको प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट इज ओपन. सही. अच्छा मुझे ये बताएगा, इन केस अगर किसी कस्टमर को शिकायत है, वो टाइम से रिलेटेड है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड है, वो उन लोगों से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, तो वो शिकायत अपनी किस तरह से दर्ज करा सकते हैं? फिर उसके लिए टाइम कितना होता है कि उस पर अमल हो जाएगा? सोशल मीडिया में तो क्वाइट फास्ट. हमें वो रीच आउट कर सकते हैं फ़ोन के ऊपर. हमारे पोर्टल के ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ, वो चैट के थ्रू हमारे सर्विस एजेंट से बात कर सकते हैं. वो हमें ईमेल कर सकते हैं, वो फेसबुक पे जाके लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके लिख सकते हैं. हम 24 आवर्स उस पर अवेलेबल हैं. और जो कस्टमर सर्विस एडवाइज़र है वो 9 आवर्स अ डे अवेलेबल है. तो रिस्पांस टाइम अच्छा होगा. विद इन 24 आवर्स हमने लिखा हुआ है कि
हम लोग वी गेट बैक टू यू। तो आई अंडरस्टैंड कि कस्टमर सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कमिटमेंट अगर जितनी हाई करेंगे अगर डिलीवर नहीं करते दैट कुड कॉज अस फेलियर। तो हमारा फोकस है इंशाल्लाह कि हम लोग उतना ही कमिट करें जितना डिलीवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली तभी एतमाद भी लोगों का बहाल रहता है। मुझे ये बताएगा फीडबैक कैसा आ रहा है लोगों का? फीडबैक ये है कि हम पिछले 1 साल से इस पे काम कर रहे थे, और हमने एक्चुअल जो कैंपेन शुरू की है इसके ऊपर हमने फैब मार्च के अंदर शुरू किया है अवेयरनेस की। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्यू में ऑलरेडी अराउंड 15,000 सप्लायर्स और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोग क्यू में हैं रजिस्टर होने के लिए। तो हम रजिस्टर 1 by 1 कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमने फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया है। तो हम वी बीन वेरी केयरफुल कि कौन से लोग आने हैं, बग फिक्सिंग हो, ट्रायल जो चल रहा है, कोई इश्यूज हैं तो हम उसको फिक्स करें। तो रिस्पांस लेवल इज़ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा नसीम साहब, दूसरा मुझे ये बताइएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है कि आप जो कुछ भी अपना घर का तामीर कराने के लिए हायर कर रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट उतना टाइम जितना दिया गया है उसमें मुकम्मल हो जाए, इस चीज़ को भी क्या मद्देनजर रखा गया है? हमें आपको एक चीज़ ये बतानी है कि हम लोग फैसिलिटेट करते हैं दोनों साइड्स को, ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, दोनों साइड्स के फीडबैक के ऊपर हम लोग पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे कि लोग खुद ब खुद स्ट्रक्चर बने, सिस्टम बने। सही। क्योंकि अगर हम लोग वही पुल एंड पुश का फिलॉसफी यूज करेंगे तो वी आर नो वेयर, ग्रोथ नहीं होती उससे। सही, बिल्कुल आपने सिस्टम बनाना है तो दोनों साइड्स को उसे ओबे करना है। डिलेज आते हैं और डिलेज दोनों तरफ की वजह से होते हैं। यूजुअली हम एक साइड सुन के परसेप्शन बिल्ड करते हैं। तो आई थिंक दिस विल बी इंशाल्लाह नॉट अ प्रॉब्लम इन सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? ये कहना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमें अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, और आई थिंक कंस्ट्रक्शन इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री। प्लीज़ इसके अंदर आप इसमें पोटेंशियल यूथ के लिए भी है, सो डोंट हैव एनी फियर्स, आप जंप करें इस इंडस्ट्री में एंड प्लीज़ सेट अप स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें एंड देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ सक्सेस, डोंट गिव अप। जी, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। ये जो आप नई चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को घर बैठे जो है सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह से रहें और लोगों का एतमाद भी बहाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सो आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं। सबसे पहले है Vivo Y93 मोबाइल और इसकी प्राइस है 22,999 रुपए। Oppo A52 34,999 रुपए में आप खरीद सकते हैं। Realme 2 Pro 46,999 रुपए इसकी कीमत है। नेक्स्ट मोबाइल है Lenovo Vibe S1 Lite और इसकी कीमत है 26,000 रुपए। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट आपने जान लिए, सब्जियों के रेट जान लेते हैं, शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, आज के भाव। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अली। हसन, बताइएगा मार्केट में सब्जियों के रेट क्या हैं? जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती, और बेशतर सब्जियां ऐसी हैं कि जिनकी कीमतों में होश रुबा इजाफा जो है वो कर दिया गया है। जिसमें अगर सबसे पहले बात की जाए अदरक की कीमत की, तो अदरक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 600 रुपये से लेकर और 650 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से मुफ्त दिया जाने वाला हरा धनिया जो है वो भी अब पैसों से दिया जा रहा है। आलू की अगर बात की जाए तो आलू जो है वो 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए प्याज की, तो प्याज जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 50 से 60 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से दीगर सब्जियों की कीमतों में भी होश रुबा इजाफे का सिलसिला जारी है, और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। जबकि जो सरकारी नरखनामा है, अगर उसकी बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ वाला ही सरकारी नरखनामा आज भी जारी कर दिया गया है, कि जिसमें कोई कमी बेशी जो है वो नहीं की गई, लेकिन जो मुनाफाखोर माफिया है वो अपनी मनमानी की कीमतें वसूल कर रहा है सब्जियों की। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। जबकि दूसरी तरफ अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो ब्रायलर की कीमत भी सरकारी नरखनामे में 168 रुपये ही मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनमानी कीमत पर ब्रायलर भी फ़रोख्त किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें आपने बताई, मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जेनिथ शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर बीफ पर केजी आप खरीद सकेंगे 450 रुपए में, और बीफ मिन्स अवेलेबल है 850 रुपीज में।
इसके बाद ही मटन पर केजी यहाँ पर आपको मिलेगा 1350 रुपए में। मटन मिन्स यहाँ पर अवेलेबल है 1650 रुपए में। आगे बढ़ेंगे, चिकन रेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल होगी 116 रुपए में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 168 रुपीज में। और इसके बाद एग रेट्स में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस है 122 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। 122 रुपए दर्जन रिटेल प्राइस है। और इसके बाद जी होलसेल पर अगर आप जाएंगे तो होलसेल पर 2 रुपए कमी होगी और 120 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और नेक्स्ट अगर आप गोरमे पे जाएंगे तो गोरमे पे 1 रुपए कमी और 121 रुपए दर्जन में आप अंडे खरीद सकेंगे। जी तो नाज़रीन, सब्जियों की कीमतें, मीट रेट्स वगैरह आपने जाने, जिसमें हम अक्सर देखते हैं उतार चढ़ाव रहता है, जिसकी वजह से लोग बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने के सिर्फ दावे किए जाते हैं। अब ये लोगों का क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक और चीज जो कि जुड़ी है इसी से वो है पेट्रोल, जिसकी कीमत में इजाफे की तजवीज पेश की गई है। 7 रुपए फी लीटर ओगरा की जानिब से इजाफे का कहा जा रहा है। ऑलरेडी इतनी महंगाई है, ऑलरेडी हर चीज महंगी है, लोग बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। उस पर पेट्रोल की कीमत में अगर इजाफा हो जाता है तो अल्टीमेटली ये सब चीजें महंगी हो जाती हैं। तो इस पर लोगों का क्या कहना है ये हम जानेंगे। सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है। सईद बताइएगा, 7 रुपए इजाफे की तजवीज आई है ओगरा की तरफ से, अब इस पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने की तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के लिए समरी है वो वफाकी हुकूमत को अरसाल है वो कर दी गई है। और ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला है वो आज रात 12 बजे तक है वो कर दी जाएगा। और ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए तक इजाफे की समरी है वो भिजवाई गई है। जबकि अगर बात करें डीजल की तो डीजल की कीमतों में 8 रुपए तक इजाफे की समरी है वो ओगरा की तरफ से वफाकी हुकूमत के मुतलका जो मिनिस्ट्री है उसको भिजवाई गई है। और ये साथ में दरख्वास्त भी की गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का अहकामात है वो जारी करें ताकि आज रात 12 बजे के बाद जो इसका इतलाक है वो हो सके। और ज़राए का ये कहना है कि ओगरा ने अपनी तजावीज़ जो है वो 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी की बुनियाद पर है वो भिजवाई गई है। और ज़राए का ये कहना है कि मौजूदा पेट्रोल की जो कीमत में 26 रुपए 70 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी है वो शामिल है। जबकि अगर डीजल की बात करें तो डीजल के अंदर 25 रुपए और 73 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी है वो लगाई जा रही है, जिसके ऊपर आज फैसला किया गया है कि आज रात 12 बजे के बाद 7 रुपए तक जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है वो मुतवक्को है। जबकि डीजल की कीमतों की बात करें तो डीजल कीमतों में 8 रुपए तक इजाफे की समरी है वो ओगरा की तरफ से भिजवाई गई है। जबकि इसके साथ ही जो मिट्टी का तेल है और लाइट डीजल है उसकी कीमतों में इजाफे की भी दरख्वास्त है वो की गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच सईद, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू मैं कह रही हूँ, लेकिन आपने खबर तो कुछ अच्छी हमारे तक नहीं पहुंचाई है। लेकिन क्या किया जा सकता है, ये वो हुकूमती फैसले हैं जिससे अवाम परेशान हो रही है, जिससे अवाम को कुछ समझ नहीं आ रहा कि महंगाई के इस दौर में ऑलरेडी लोग जो है महंगाई की चक्की के तले पिसते चले जा रहे हैं और एक के बाद एक जो है वो बम गिराया जा रहा है, कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ना सिर्फ रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें बल्कि अब ये पेट्रोल जो कि बुनियादी जरूरत है, लोगों ने सफर भी करना है। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी मुतहरिक हो जाते हैं, वो भी अपने किराए बढ़ा देते हैं। तो अवाम का एक ही सवाल है कि लोग जाएं तो कहां जाएं, किस तरह से इस महंगाई में अपना बजट जो है वो डिसाइड करें। हुकूमत की तरफ से तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, लेकिन कुछ हम आसानी आपके लिए करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि आप अपने पैसे किस तरह से बचा सकते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, बचत बाजार। जी तो सेल्स कहां कहां लगी हैं? ब्रांड है हमारे पास बीच फ्री, अगर आप यहां पर जाएंगे तो अप टू 50% यहां पर ऑफ है, आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रेकआउट, अप टू 50% यहां पर भी ऑफ है। जी
जी तो नाज़रीन, सेल्स तो आपने जान ली, प्रमोशन पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप कारफोर जाएंगे तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमारे पास है अरबेला पास्ता और इसकी प्राइस है जी रिटेल 200 रुपीज, प्रमोशन पर अवेलेबल होगा 169 रुपीज में, यानी 31 रुपीज इस पर आप बचा सकेंगे। लिप्टन येलो लेबल और पैक इसका रिटेल प्राइस है 535 रुपीज, प्रमोशन पर मिलेगा आपको 479 रुपीज में, 56 रुपीज इस पर आप बचा सकेंगे। सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली, आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। अगला सेगमेंट है हमारा माल का हाल। तो करेंसी रेट्स क्या है, एक नजर डालते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी और बातें करेंगे, शहर की वो तमाम मसाइल आपके उजागर करेंगे और एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आपको शहर की हर खबर से बाखबर रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।